जो मेहनत पे भरोसा करते हैं वो किस्मत की बात कभी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं शिव शंभू के चिट्ठे, जो कि बाल मुकुंद गुप्त द्वारा रचित निबंध संग्रह है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म जो होता है वो 1865 ईस्वी में होता है और इनका प्रमुख रचनाओं में आता है शिव शंभू के चिट्ठे। शिव शंभू के चिट्ठे एक निबंध संग्रह है जो कि इसका प्रकाशन 1903 से 1907 के बीच में होता है। इसमें टोटल 7 से 8 निबंधों का इसमें वर्णन किया गया है, भागों में वर्णन किया गया है। यह भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। शिव शंभू की चिट्ठी को पढ़ने से पहले उसका हम भूमिका को देख लेते हैं कि ये किस पर आधारित है। शिव शंभू, शिव का मतलब होता है शंकर भगवान। इसका अर्थ दिया है कि परम कल्याण की जन्मभूमि शिव शंभू का संपूर्ण रूप से कल्याणमय, मंगलमय और परम शांतिमय का इसका तात्पर्य है। इसमें लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए भारतवासियों की राजनीति की व्यवस्था पर करारा बयान किया गया है। साथ ही साथ भारतीय जनता की दुर्दशा को प्रकट करने के लिए यह लिखा गया है। ये चिट्ठी उस समय की है जब राजनीति, गुलामी और लॉर्ड कर्जन की निर्मम क्रूरताओं को जितने सटीक रूप में प्रस्तुत करते हैं इस शिव शंभू के चिट्ठी के माध्यम से, उतनी पूर्णता के साथ उस समय का दूसरा अभिलेख नहीं मिलता है। तो किस पर कहते हैं ये? लॉर्ड कर्जन पर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये था हम लोग का भूमिका। अब हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उनकी जीवनी से लेके प्रमुख रचनाओं और उनकी प्रकाशन वर्ष सभी का निचोड़ अब हम देखने जा रहे हैं। बाल मुकुंद गुप्त, थोड़ा सा जीवन वृत्त इनका देख लेते हैं। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म हरियाणा प्रांत के अंतर्गत रोहतक, वर्तमान रेवड़ी जिले के गुड़ियानी ग्राम में 24 नवंबर 1865 में होता है। कब होता है? 1865 में। इंपॉर्टेंट है, जन्म तिथि को याद रखेंगे। गुप्त जी के पिता का नाम लाला पूरणमल तथा पिता का नाम लाला गोवर्धन दास रहता है। बाल्य अवस्था में ही मां के गुजर जाने के पश्चात के कारण गुप्त जी का लालन पालन उनकी विधवा चाची के द्वारा किया गया। गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही मदरसे में उर्दू के माध्यम से शुरू हुई तथा 10 वर्ष में ये रॉकिन स्कूल में प्रवेश कर लिए। मात्र 15 वर्ष की आयु में इनका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में अनार देवी के साथ हुआ। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में हुआ। अनार देवी के साथ इनका विवाह हो गया मात्र 15 वर्ष की आयु में। गुप्त जी के दुर्भाग्य रहा कि मिडिल क्लास से पहले ही इनके दादा और पिता की मृत्यु हो गई, जिस कारण पढ़ाई स्थगित रही, मतलब हट गया। घर का स्थिति ऐसी कठिन हो गई जिससे वो पढ़ाई को स्थगित करना पड़ा या दूर हटना पड़ा या छोड़ना पड़ा बीच में। पुनः 21 वर्ष की आयु में 1886 ईस्वी में मिडिल स्कूल उत्तीर्ण किए। कब? 1886 में, 1886 में। गुप्त जी झज्जर जिला रोहतक के रिताहे आम अखबार और मथुरा समाचार उर्दू मासिक पत्र में पंडित दीनदयाल शर्मा के साथ सहयोग के रूप में रहे। गुप्त जी की किट्स उत्तीर्ण कर पत्रकारिता से जुड़े और 1886 में ही उर्दू अखबार चुनार के संपादक बने। इंपॉर्टेंट है, किसके संपादक बने? अखबार चुनार के।
अखबार चुनार के संपादक कौन बने? शिव शंभू के चिट्ठे। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। सन 1888 से 1889 में लाहौर के उर्दू पत्र कोहिनूर का संपादन भी गुप्त जी ने किया। कौन सा? कोहिनूर का, ठीक है। 1889 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय के अनुरोध पर काला कांकर में हिंदी दैनिक पत्र हिंदुस्तान से जुड़े और 3 वर्षों तक काम किए। ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इनका जन्म पत्रिका काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आजकल एनटीए द्वारा पूछा जा रहा है। पत्रिका से पूछा जा सकता है ये किनके द्वारा संपादन किया गया था। इनके जन्म के विषय में अगर पूछा जाए तो पूछा जा सकता है कि इनको कालक्रम के अनुसार इनको लगाना है। तो हर बिंदु हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट सिद्ध होने वाली है। गुप्त जी ने अपने घर गुड़ियानी में रहकर मुरादाबाद के भारत प्रताप का संपादन भी किया तथा अन्य पत्रों में अवध पंच, नया जमाना आदि का नाम भी संपादन किया। गुप्त जी ने 1893 ईस्वी में हिंदी बंगवासी के सहायक संपादक होकर कलकत्ता गए। हिंदी बंगवासी के, है ना, सहायक संपादक के रूप में कलकत्ता गए और 6 वर्षों तक रहे। पुनः 1899 ईस्वी में भारत मित्र संपादक रहे। ये तो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकी जो निबंध है इसी में संपादित है या प्रकाशित हुई थी, ठीक है, भारत मित्र, है ना। बाल मुकुंद गुप्त जी की मृत्यु मात्र 42 वर्ष की अवस्था या उम्र में होती है। 18 सितंबर 1907 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। गुप्त जी पुनः जागरण काल, भारतेंदु युग और पूर्व स्वच्छंदतावादी काल, जिसको द्विवेदी युग भी कहा जाता है, के संधि काल में आते हैं। मतलब दोनों के समय के बीच में आते हैं। भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के मध्य में संधि काल, मतलब जुड़ने वाले युग में। वैसे इनका अधिकांश साहित्य लेखन भारतेंदु युग में ही होता है। कब होता है? भारतेंदु युग में इसका ज़्यादा समय टिकता है या फिर देखा जाता है। बाल मुकुंद गुप्त के निबंध आत्मपरक, विचारात्मक, ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस प्रकार के निबंधकार थे, है ना। तो बाल मुकुंद किस प्रकार से थे? आत्मपरक, विचारात्मक, व्यंग्यात्मक, साहित्यिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आदि विषयों से संबंधित इन्होंने बहुत सारी निबंधों की रचनाएं की। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। गुप्त जी ने अपने निबंधों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय भाषा हिंदी की उन्नति में अभूतपूर्व योगदान दिया। किस पर योगदान देता है यहाँ पर? राष्ट्र चेतना, मतलब देश को आगे बढ़ाने की और देश की भाषा को उन्नति करने के लिए काफी यहाँ पर योगदान प्रदान करते हैं। कौन? बाल मुकुंद गुप्त। इनके निबंधों की भाषा सहज, सरल, सरस, प्रौढ़, परिष्कृत और काफी प्रभावपूर्ण रहती है। हरिवंश राय बच्चन गुप्त के बारे में कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, वे कहते हैं कि द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे। देखिए, वे द्विवेदी जी के प्रभाव मंडल के बाहर थे। द्विवेदी जी मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के बाहर के कवि थे, मतलब उनके प्रभाव से हट के रहते थे। कालक्रम की दृष्टि से भी और भाषा शैली की दृष्टि से भी वे वस्तुतः भारतेंदु की प्राणवता लेकर आए, किंतु भाषा शैली के प्रति वे वैसे ही सतर्क थे जैसे द्विवेदी जी खुद। मतलब जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी व्याकरण को ध्यान में रखते हुए अपनी सरस्वती पत्रिका में किसी भी रचनाओं को आसानी से छपते नहीं थे या फिर उनकी भरपूर दृष्टि से उसको त्रुटियों को देखकर उसकी शुद्धियों को छांटकर ही उसमें छापते थे, उसी प्रकार यहाँ पर बाल मुकुंद गुप्त भी बेहद भाषा की शैली को अच्छे से जांचने के पश्चात ही उसका सिलेक्शन या फिर शामिल करते थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के गुप्त जी के निबंध लेखन के बारे में कहते हैं, साक्षात्कार में कहा है, इंटरव्यू में कहते हैं, अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिख सकता था और वह है बाल मुकुंद गुप्त। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है ये कोटेशन, है ना। अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। कथन किसका है?
हजारी प्रसाद द्विवेदी का किसके विषय में है? बाल मुकुंद गुप्त के विषय में कथन है। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, डॉक्टर जयनाथ नलिन गुप्त जी के विषय में कहते हैं कि गुप्त जी सजग और निष्कंप लोह मस्तक के धरे, दो युगों के दोराहे पर जलते दीपक तथा थे, समझ रहे हैं? कहा जाता है कि दो युग के बीच में जलने वाले, दोनों युग को प्रकाश देने वाले एक दीपक के रूप में जयनाथ नलिन को गुप्त जी देखते हैं। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की कड़ी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये निबंधों के प्राण भारतेंदु युग और शरीर द्विवेदी युग का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको नोट डाउन करके रखेंगे ताकि एग्जाम में एक रिवीजन, एक दृष्टि पढ़ते ही हम सभी को याद हो जाए फटाफट, है ना। ये भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की क्या है? कड़ी है। इन निबंधों के प्राण भारतेंदु युग में है, प्राण क्या है? भारतेंदु युग में, लेकिन शरीर किसके पास है? द्विवेदी युग में है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बाल मुकुंद गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से, है ना, भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की थी। ये तो कई एग्जामों में रिपीट हो चुकी है, इसको तो हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्मपरक नाम से की थी। और गुप्त जी के बाद जवाब द्विवेदी जी ने सर्गो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलाहायत नाम से की थी, है ना। ये क्या करते हैं? एक दूसरे पर व्यंग करते हैं और उसके माध्यम से क्या करते हैं? उसका जवाब एक दूसरे को देते हैं, जो कि काफी बार एग्जाम में पूछी गई है, किसी भी रूप में एग्जाम में पूछी ही जाती है, चाहे कोटेशन के माध्यम से हो, चाहे सही गलत के माध्यम से हो, या पूछा जाए ये कथन किनका है, किसी भी रूप में यहाँ से पूछने की पूरी संभावना बनी रहती है। पंडित झाबरमल शर्मा और पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी के संपादन में गुप्त निबंधावली का प्रकाशन सन 1905 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1905 ईस्वी में गुप्त निबंधावली। डॉक्टर नथन सिंह के संपादन में बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली, उनके विषय में लिखते हैं बाल मुकुंद गुप्त ग्रंथावली। कौन लिखते हैं? नथन सिंह लिखते हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकूला से 1993 ईस्वी में ये प्रकाशित होती है। ये थे उनकी प्रमुख जीवनी, एक प्रकार से परिचय, कहाँ कहाँ क्या क्या किए। अब उनकी रचनाओं पर दृष्टि डालते हैं। बाल मुकुंद गुप्त के निबंधों को या रचनाओं को देखें तो उसमें शिव शंभू की चिट्ठी, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूसरा है उर्दू बीबी के नाम चिट्ठी, हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, चिट्ठी और खत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है चिट्ठी और खत, स्फुट कविता, बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली, सन्निपात चिकित्सा आदि इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। अब ये था मौलिक में। अब अनुदित रचनाएं में देखें तो आता है मंडेल भगनी, जिसमें बांग्ला का अनुवाद किया गया है। रत्नावली, हर्षचरित नाटिका का अनुवादन किया गया है। अब संपादन में कौन कौन किए हैं? पत्रिका अखबार चुनाव, जो ऊपरी में भी हम लोग देख चुके थे। कोहिनूर उर्दू अखबार था, भारत प्रताप उर्दू में, भारत मित्र और बंगवासी, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपने जीवन में इतनी अखबारों या पत्रिकाओं का संपादन किया था। अब आते हैं सिलेबस। श्री शंभू की चिट्ठी के निबंध से, जो निबंधों का सारांश, निचोड़, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी सहायक सिद्ध होने वाली है। शुरुआत होती है बाल मुकुंद गुप्त की हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध का कारण उनका श्री शंभू चिट्ठी को जाता है। देख रहे हैं, उसका जो प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या है? श्री शंभू के चिट्ठी, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें कहता है कि राजकमल प्रकाशन द्वारा 1988 ईस्वी में पहली बार प्रकाशित इस पुस्तक के पुस्तकालय में सूचना दी गई थी। सबसे पहले कब इसका जानकारी मिलती है? 1988 ईस्वी में। कब? 1988 ईस्वी में। और
इसका राजकमल प्रकाशन द्वारा होता है। ये सभी चिट्ठे और खत सन 1903 से 1907 के बीच में दौरान भारत मित्र में प्रकाशित हुए थे। ऊपरी तौर पर देख लिए थे, अब रिपीट हो रहा है, इसको हम लोग भली भांति कैप्चर करके रखेंगे ताकि इस चीज को कदापि ना भूलें। जिसका संपादन स्वयं बाल मुकुंद गुप्त कर रहे थे। कब कर रहे थे? 1903 से 1907 के बीच में। कौन सा पत्रिका में? भारत मित्र में। इसका संपादन कौन कर रहे थे? स्वयं बाल मुकुंद गुप्त। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संग्रह के प्रशासकीय में यह भी सूचना दी गई कि इसमें 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम हैं। कितने चिट्ठे? 8। काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने चिट्ठे का वर्णन है, तो 8 चिट्ठे का लॉर्ड कर्जन के नाम पर लिखे गए हैं और 2 लॉर्ड मिंटो, काफी इंपॉर्टेंट है। 8 लॉर्ड कर्जन का है ना, 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन, याद रखेंगे। अ से 8 और क से कर्जन, शुरू में अ आता है और शुरू में क आता है, तो 8 चिट्ठे लॉर्ड कर्जन के नाम, ठीक है। अब लॉर्ड मिंटो 2 जो आता है वो लॉर्ड मिंटो है ना, याद रख सकते हैं इसको। 2 मिनटों मतलब 2 मिनटों में, तो 2 मिनटों किसके लिए आता है? लॉर्ड मिंटो के विषय में। ये याद करने की एक साधारण सी ट्रिक है, सब अपने अपने ट्रिक अपना सकते हैं, याद कर सकते हैं। 2 लॉर्ड मिंटो, 2 मिनटों याद कर सकते हैं, है ना। 2 मिनटों में हम आ रहे हैं, ऐसा एक ट्रिक बना सकते हैं अपने अपने आधार पर। तथा भारत सचिव के विषय में कहते हैं, भारत सचिव मिस्टर मार्ली के नाम है। बाकी जो है किसके नाम है? भारत सचिव मिस्टर माली के नाम है। खतों में एक खत सईता खां के नाम से फुल्लर साहब को और एक सर सैयद अहमद के नाम से भी अलीगढ़ कॉलेज के छात्रों को लिखा है। एक अन्य खत पंजाबी के नामक पत्र के मालिक लाला यशवंत राय और संपादक मिस्टर अथावले को लिखा गया है। तो ऊपरी तरफ के 2 से 3 जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। निबंध में शिव शंभू शर्मा एक कल्पित पात्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। शिव शंभू कौन है? एक कल्पित मतलब कल्पना मात्र, एक क्या है? पात्र है, कैरेक्टर, जिसके नाम से लॉर्ड कर्जन के अहंकार पर उग्र व्यंग्यपूर्ण और सांकेतिक प्रहार करते हुए 8 पत्र लिखे गए हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ना। शिव शंभू शर्मा कौन है? एक कल्पित पात्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। निबंध में लिखे गए 8 पत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जो हम लोग ऊपरी तौर पर देखें 8। अब उसका क्रम तरीके से रखें, मतलब दिया गया है उसको हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पूछा जा सकता है कि इसको क्रम से लगाने के लिए आता ही आता है। इसमें कहता है, बनाम लॉर्ड कर्जन श्रीमान का स्वागत, ध्यान रखेंगे। बनाम लॉर्ड कर्जन श्रीमान का स्वागत। तीसरा है वायसराय के कर्तव्य। चौथा है पीछे मत फेंकिए। 5वां आशा का अंत। 6ठा एक दुर्दशा। 7वां विदाई संभाषण। और अंत में आता है भंग विच्छेद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। श्री शंभू की चिट्ठी निबंध में की तुलना पंचतंत्र से की जा सकती है, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि श्री शंभू की तुलना किससे की जाती है, तो पंचतंत्र से की जाती है। दोनों ही शैली एक है। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा खुद उसके एक प्रधान पात्र हैं, तो इस चिट्ठी के श्री शंभू शर्मा, बिल्कुल सही बात है, जो कि कल्पित पात्र हैं लेकिन हैं, प्रधान पात्र के रूप में आई है। कल्पित है लेकिन प्रधान है। दोनों राजनीतिक उद्देश्यों को लक्ष्य करके लिखा गया ग्रंथ है। कौन? पंचतंत्र और श्री शंभू के चिट्ठी। बाल मुकुंद गुप्त के मित्र ज्योतिन्द्र नाथ बनर्जी उपरोक्त खतों को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर प्रकाशित कराया था, जो काफी बिका था। श्री शंभू के चिट्ठी निबंध में व्यंग्यात्मक शैली के द्वारा लॉर्ड कर्जन की नीतियों की आलोचना की गई है। ये जो लॉर्ड कर्जन है, हम लोग बिल्कुल भी दिमाग से नहीं उतार सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ऐसा ऑप्शन आता है जो लगेगा कि ये भी सही है वो भी सही है, सभी सही लगेंगे। इसलिए यहाँ पर एक वो छोटी सी ट्रिक अपनाकर इसको याद रखेंगे, जिससे वहाँ पर तुरंत दिमाग में क्लिक करे कि हाँ, ये इनके विषय पर कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, लॉर्ड कर्जन है तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लीटन, ये सब क्या है? ये एक एक शब्द हम लोग को
असमंजस में एग्जाम में डाल सकता है। और एग्जाम में प्रेशर रहता है, काफ़ी जोर प्रेशर रहता है, तो उसको संभालने, उसको हैंडल करने के लिए हम लोग अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग के लिए सिद्ध होने वाली है। आगे कहता है, लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। कब से कब रहे? 1899 से 1905 तक। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कथन लॉर्ड कर्जन या फिर शिव शंभू के चिट्ठे के विषय में असत्य है या गलत है। ऐसे आने की पूरी संभावना है। 1899 से 1905 तक भारत के क्या रहते हैं? वायसराय रहते हैं। तो यहाँ भी तुरंत बदल सकता है इस चीज को भी, है ना। हर एक छोटी शब्द को ध्यान रखेंगे। इतनी लंबी अवधि में भी भारतीय जनता के हित के लिए उसने कोई कार्य नहीं किया। मतलब इतना समय मिला उनको भारत में वायसराय बने हुए, लेकिन अभी तक उनको उतनी अधिक काम या फिर विकसित उस देश को या भारत को नहीं किया गया है ना। ये क्या करते हैं? एक प्रकार से व्यंग कर रहा है कि आप इतने देर सत्ता में रहें लेकिन अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया। केवल सत्ता सुख भोगने, अमीरों को प्रसन्न करने तथा कुछ के आडंबर युक्त कार्यों को करने में ही लिप्त रहा। मतलब सिर्फ चापलूसी करते रह गए आप इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी। ये क्या कर रहे हैं? व्यंग कर रहे हैं। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन द्वारा विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण और दिल्ली दरबार बुलाने की बात, इन दोनों कामों को आडंबर युक्त कार्य कहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हम लोग पढ़े थे दिल्ली दरबार दर्पण, है ना, जो वहाँ पर भी इसको क्या गए थे, नियुक्त मतलब बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था। तो वहाँ पर इसका भी यहाँ पर कहते हैं कि आपके द्वारा जो बुलाया गया था, दोनों का बात वो जो आडंबर हो गया था वो क्या करते हैं? आडंबर पूर्ण बताया गया है ना। वस्तुतः गुप्त जी के द्वारा जिस समय ये चिट्ठी लिखे प्रकाशित किए गए थे वह कर्जन बंग भंग के विरुद्ध चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समय था। मतलब उस समय लिखा गया जब वहां पर बंग भंग के विरुद्ध चल रहे स्वदेशी आंदोलन का समय था। मतलब स्वदेशी आंदोलन का मतलब देश बचाने के विषय में आंदोलन किया जा रहा था। श्री शंभू की चिट्ठी का पहला निबंध बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशित भारत मित्र के 11 अप्रैल 1903 को होता है। कब होता है? 1903 ईस्वी में, है ना। बनाम लॉर्ड कर्जन का प्रकाशन भारत मित्र में होता है। बनाम लॉर्ड कर्जन का पहला चिट्ठा बुलबुलों के विषय में या बारे में श्री शंभू द्वारा सपने देखने से शुरू होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाने लगा है कि इसका पंक्ति कहाँ से शुरुआत होती है। पहले ऐसा नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब क्वेश्चन कोई तुक है ही नहीं, कोई हाथ पैर है ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछी जाती है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछी जा रही है। पहला चिट्ठा बुलबुलों के विषय में श्री शंभू द्वारा सपने देखने से शुरुआत होता है। बुलबुले आज़ादी का प्रतीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुलबुले किसका प्रतीक है? आज़ादी का प्रतीक है, फ्रीडम का प्रतीक है। किंतु जल्दी ही वह सपना टूट जाता है। बुलबुले कैसे रहता है? तुरंत उठता है, तुरंत टूट जाता है। तो इसी प्रकार एकदम सपना से भी और जल्दी वो क्या करता है? टूट जाता है। प्रथम निबंध में गुप्त जी यह बताते हैं कि लॉर्ड कर्जन अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में गिनाने और घिनाने लायक 2 ही काम किए। एक विक्टोरिया में मेमोरियल हॉल और दूसरा दिल्ली दरबार दर्पण। मतलब गिनाने और घिनाने में काफ़ी खतरनाक व्यंग इसमें किया गया है ना। कहता है कि कार्यकाल में 5 साल में जो उनका जो समय था, जो सत्ता में रही, वो उन्होंने मात्र 2 ही ऐसा काम किया जो गिनने और घिनाने में काम आया उसका। लेखक प्रथम निबंध में लॉर्ड कर्जन से बेहतर लॉर्ड रिपन को बताते हुए कहते हैं, तुलना कर रहे हैं कि पहचानिए, इस वीर पुरुष ने मैदानी की मूर्ति से इस देश के करोड़ों गरीबों के हृदय में मूर्ति बनवाना अच्छा समझा। यह लॉर्ड रिपन की मूर्ति है। पूछा जा सकता है लॉर्ड रिपन ने क्या बनवाया था? तो मूर्ति बनवाया था और उनकी वो प्रशंसा कर रहे हैं। प्रथम पत्र में बुलबुले पकड़ने वालों में सराय के भटियारे की चर्चा हुई है, जिससे बच्चे 2-3 पैसों के बुलबुले खरीदते हैं। दूसरा पत्र श्रीमान का स्वागत है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 26 नवंबर 1904 ईस्वी में हुआ था।
दूसरे चिट्ठी में लॉर्ड कर्जन फिर से मंगलवार के दिन 2 वर्ष के लिए भारतवर्ष सराय और लॉर्ड जनरल बनकर आते हैं, गवर्नर जलकर आते हैं। इसके विषय में भी इसको काफ़ी करारा व्यंग दिखाई देता है या दिया जाता है। निबंध की शुरुआत में गुप्त जी ने भारतवासी और कर्जन की सोच का खुलासा करते हुए कहते हैं, मतलब आपने कितना काम किया है अभी हम उसका पर्दाफाश करते हैं, है ना। इस समय भारतवासी यह सोच रहे हैं कि आप क्यों आते हैं और आप यह जानते भी हैं कि आप क्यों आते हैं। यदि भारतवासियों का बस चलता तो आपको न आने देते और आपका बस चलता तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते। मतलब आप आते हैं, यहाँ क्यों आते हैं जनता को जाननी है और आप ये जानते हैं कि हम यहाँ क्यों आते हैं, है ना। उसके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। अगर उन लोगों का बस जनता की तो आपको यहाँ आने ही नहीं देते और आपका बस जलता तो आप कई दिन पहले यहाँ पर अटके होते। दूसरे चिट्ठी में लेखक लॉर्ड कर्जन के पुराने कार्यों का जिक्र तो करते ही हैं, साथ ही उनके जुल्म को तटस्थतापूर्वक सहने वाले भारतीयों पर भी व्यंग करते हैं। मतलब जो यहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रकार से जो सहते हैं जुल्म, उसके ऊपर भी काफी जोरदार व्यंग किया गया है। कहते हैं इस चिट्ठा में कर्जन द्वारा विद्या में फेरबदल करने पर भी व्यंग करते हुए लिखते हैं, है ना। चिट्ठा पर भी व्यंग करते हुए लिखते हैं कि विद्या ने आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं, इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों की विद्या देना चाहते हैं। एक प्रकार से देखिए फिर से, विद्या ने आपको धनी किया है, पढ़ाई लिखा करके आपको धनी किया है, इससे आप विद्या को धनी किया चाहते हैं। मतलब इसका मतलब आपको भी विद्या को धनी करना चाहिए, इसी से कंगालों से छीनकर आप धनियों को विद्या देना चाहते हैं। मतलब जो आप बने हैं कंगालों से छीनकर ही आप बने। अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे धनियों की निंदा होती थी कि वह पढ़ते नहीं, है ना। पहले क्या होता था कि गरीब बच्चा नहीं पढ़ता तो बोलते हैं गरीब है इसलिए नहीं पढ़ता था, उसकी निंदा होती थी। लेकिन अब गरीब ना पढ़े सकेंगे, इससे धनी पढ़े ना पढ़े उनकी निंदा ना होगी। मतलब अब ऐसा हो गया कि हम पहले नेता लोग क्या कहता है, पहले कहता है कि आप हमें सत्ता में बैठाइए, हम आपके लिए स्कूल खुलवा देंगे, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी सुविधाएं प्रदान कर देंगे। लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है वो उस चीज़ को बिल्कुल अनदेखा करके अपने सत्ता ललुभ में लिप्त हो जाते हैं। लॉर्ड कर्जन की कृपा उन्हें बेपीढ़ी में भी शिक्षित कर देगी। लेखक अंग्रेजी शासन के एक और रूप चर्चा करते हुए इस चिट्ठा में कहते हैं कि काबुल और कश्मीर, काबुल में रेल चल सकती है, कश्मीर में अंग्रेजी बस्ती बच सकती है। चाय के प्रचार की भांति मोटर गाड़ी के प्रचार की इस दिशा में बहुत ज़रूरत है। क्या है? बहुत ज़रूरत है। लेखक दूसरे चिट्ठे के अंत में लॉर्ड कर्जन के शासन पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, कर्जन के शासन में कुछ करना ना पड़ेगा, आनंद ही आनंद है। ओहो, देख रहे हैं, काफ़ी खतरनाक व्यंग है। और इसके लिए वे नज़ीर का एक शेर नज़र करते हैं, है ना। नज़ीर क्या है? शायर है। कहते हैं कि कुंडी के नकारे पे कुत्ते का लगा डंका। क्या कहते हैं? कुंडी के नकारे पे कुत्ते का लगा डंका, नित भंग की पीके प्यारे, दिन रात बजा डंका, है ना। ये सब क्या है? व्यंग है। तीसरे चिट्ठे के रूप में वायसराय का कर्तव्य है। क्या है? वायसराय का कर्तव्य तीसरे में, जिसका प्रकाशन भारत मित्र सितंबर 1904 ईस्वी में होता है। इसमें कहता है तीसरे चिट्ठी की प्रथम पंक्ति से ही लॉर्ड कर्जन के ऊपर करारा व्यंग की झलक दिखाई देती है या मिलती है। माय लॉर्ड, माय लॉर्ड, आपने इस देश में पदार्पण किया, इससे यह भूमिका कृतार्थ हुई। मतलब आप यहाँ पर आए, इसका हम क्या हैं? कृतज्ञ हैं। मतलब एक प्रकार से उधारी हैं। लेखक के अनुसार लॉर्ड कर्जन में विद्वान, बुद्धिमान और विचारशील, इन तीनों गुणों के सिवा चौथा गुण
राज शक्ति है। क्या है? राज शक्ति है। लेखक व्यंग्यात्मक लहजा में कर्जन की मंगल कामना करते हुए कहते हैं कि भगवान आपका मंगल करे और इस पति देश के मंगल की इच्छा आपके हृदय में उत्पन्न करे। मतलब भगवान आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे और पति देश के मंगल इच्छा, मतलब आपके ऊपर जो इस देश को सुधारने में जो काम नहीं कर रहे हैं, भगवान आपको वो अंतरात्मा में अंदर डाले और इस देश को सुधारने या अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करे। इस चिट्ठी में साधारण जनता का जीवन चित्र खींचा गया है और इसका प्रतिनिधित्व करने वाला गरीब ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा है ना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट पात्र है। कहते हैं लॉर्ड कर्जन द्वारा किसी सभा में भारतीयों को मक्कार कहे जाने पर लेखक नैतिकता और स्वाधीनता के पक्ष में कहते हैं। ये मक्कार जो शब्द है ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि इन सभा में भारतीयों को किस नाम से संबोधित किया है, तो मक्कार नाम से, है ना। यह देश भी यदि विलायत की भांति स्वाधीनता होता, कहते हैं यह देश भी यदि विलायत मतलब विदेशी की भांति स्वाधीनता अगर होता और यहाँ के लोग ही राजा होते, तब यदि देश के लोगों को यहाँ के लोगों से अधिक सच्चा साबित कर सकते तो आपकी अवश्य कुछ बहादुरी होती। मतलब यहाँ पर जो आपने जो कुछ किया होता विदेशी विलायती के भांति, तो आपका जरूर यहाँ पर कुछ नाम या फिर कुछ बहादुरी के रूप में गिनी जाती, कही जाती, समझी जाती। लेखक कर्जन से पूछते हैं कि आपने कभी यहाँ दीन भूखी प्रजा की दशा का विचार किया है? मतलब जनता कैसे खाती है, कैसी रहती है, क्या आपने कभी विचार किया है? आप राजा हैं, राजा प्रतिनिधि हैं, पर प्रजा की कभी रसाई नहीं, मतलब राजा होकर भी आपने कभी प्रजा की कभी चिंता नहीं की। चौथा चिट्ठा है पीछे मत देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 17 दिसंबर 1904 ईस्वी में होता है। यहाँ पर और एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे, इसमें जो 8 भाग है उसमें से सभी का लगभग थोड़ा थोड़ा डेट अलग अलग है। देखिए 1903 से 1907 ईस्वी तक इसका समय रहता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, ये 17 सितंबर 1904 ईस्वी में तीसरे चिट्ठे का शुरुआत होता है, 17 सितंबर। अब यहाँ है 17 दिसंबर, जो एग्जाम में घातक सिद्ध हो सकता है ध्यान ना रखने पर। इस चौथे चिट्ठे में लेखक बताते हैं कि जुलाई 1805 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरी बार भारत के गवर्नर जनरल होकर कलकत्ता आए थे। कहाँ आए थे? कलकत्ता आए थे। चौथे चिट्ठे में ये वर्णन होता है ना। चौथे चिट्ठे में यह बताया गया है कि 19वीं सदी के शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी की हालात अच्छी नहीं थी, सरकार पर चिंताओं की भरमार थी, है ना। इस चिट्ठे में लेखक ने हिंदुस्तानियों की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि श्रम में, बुद्धि में, विद्या में, काम में, वक्रता में, सहीनता में, किसी बात में इस देश के निवासी संसार में किसी जाति के आदमियों के से पीछे रहने वाले नहीं हैं। मतलब भारत के देश के निवासियों, जनताओं ऐसी है जो किसी चीज से कम नहीं है, ना श्रम में, ना बुद्धि में, ना विद्या में, ना काम में, ना वक्रता में, ना सहिष्णुता में, हर किसी बात में एकदम टॉप में रहता है। लेखक इस चौथे चिट्ठे में कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है, यहाँ बहुत वायसराय आए और आज उनका कोई नामो निशान नहीं तक नहीं है, अतः कुछ ऐसे करें जिससे 30 करोड़ प्रजा को आप अपनी अनुरक्त बना सके। मतलब ऐसे एक काम करें जिससे उनको मन मोह लें या फिर एक यादगार आपको याद किया जा सके कभी भूत में, भविष्य में। इस देश के इतिहास में अच्छे वायसराय में अपना नाम छोड़ जा सके। पांचवा चिट्ठा रहता है आकाश का अंत। आकाश का अंत क्या रहता है? पांचवा चिट्ठा रहता है आकाश का अंत,
जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 25 फरवरी 1905 ईस्वी में होता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए सबका डेट अलग अलग आ रहा है। कब आ रहा है पांचवा का? 25 फरवरी 1905 में। गुप्त जी ने इस पांचवें चिट्ठी में आशा की महत्ता का वर्णन किया है और साथ ही वायसराय के लॉर्ड कर्जन से भी आशा की उम्मीद लगाए हुए हैं। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि माय लॉर्ड, इस देश की दो चीजों से अजब तासीर है, एक यहाँ के जलवायु की और दूसरी यहाँ के नमक की, जो उसी जलवायु से उत्पन्न होती है। ये क्या पांचवा बिंदु हम सभी देख रहे हैं। इस चिट्ठे में एक फारस के कवि का जिक्र किया गया है। किसमें? पांचवा बिंदु में। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि किस चिट्ठा में फारस के कवि का जिक्र किया गया है, तो पांचवा में है ना। इसमें पांचवा में जो कहता है कि हिंदुस्तान में एक हरी पत्ती तक बेनमक नहीं है, मतलब जो हरी पत्ती है उसमें भी नमक है जी, मानो यह देश नमक से ही सींचा गया हो या बनाया गया हो। इसमें लेखक ने कर्जन से कहा है कि कभी भी आप इस देश की गरीबों पर ध्यान नहीं दिया है, यहाँ के दीनहीन भूखी प्रजा की ओर आपका ध्यान ही नहीं गया जी। आपने इस गालियां दी है, पराधीन ही रखा है, मतलब आप सत्ता में बैठकर कभी भी गरीबों के लिए बिल्कुल नहीं चिंतनीय या सोचनीय या अच्छा काम नहीं किया। इस चिट्ठा में देश के लोगों द्वारा माता तुल्य समझे जाने वाली विक्टोरिया और उसके पुत्र महाराज एडवर्ड के गुणों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखिए माता तुल्य कर्जन को समझा जाता है, विक्टोरिया को किसकी तुल्य? माता तुल्य, है ना। और इसमें एक बेटा जो है, पुत्र जो है एडवर्ड, उसका भी इसमें चर्चा की गई है। किसमें? 5वें अंक में। किंतु एडवर्ड के प्रति, लॉर्ड कर्जन के प्रति लोगों में रोष और अशांति है। दोनों बाप बेटा के ऊपर काफी रोष है, व्यंग है, मतलब किसी तरह इस बार बीतने दो बेटा, फिर बताएंगे, कभी नहीं जीतने देंगे, है ना। इसके ऊपर क्या है? रोष, एक प्रकार का गुस्सा, भड़ास। छठा चिट्ठा के रूप में एक दूरदर्शा, छठा में किस में आता है? भारत दूरदर्शा, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, के नाम से लिखा गया, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 18 मार्च 1905 ईस्वी में होता है। कब होता है? 18 मार्च। पांचवा कब हुआ था? 5 में हुआ था, है ना। 25 तारीख को 1905 में होता है, और ये जो होता है 18 को। इस चिट्ठी की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, नारंगी के रस में जफरानी बसंती बूटी छान शिव शंभू शर्मा खटिया पर बैठे मौजों का आनंद ले रहे थे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नारंगी के रस में जफरानी बसंती बूटी छान कर शिव शंभू शर्मा खटिया के पर मौजों का आनंद ले रहे थे। ये सब क्या है? इंपॉर्टेंट है, यहाँ से शुरुआत होती है। छठे अंक की पंक्तियों का मुख्य इंपॉर्टेंट तथ्य है, शिव शंभू शर्मा के जिक्र कर्ण रसिया कहा गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर? कर्ण रसिया कहा गया है। किसको कहा गया है? शिव शंभू शर्मा, जिन्हें कर्ण रसिया कहा गया है। देखिए हर अंक में सबको अलग अलग से संबोधित किया गया है, तो ये काफी पेचीदा साबित हो सकती है हम लोग के लिए, इसलिए ध्यान रखेंगे जी। क्या कहा गया है? कर्ण रसिया कहा गया है। खटिया पर बैठे बैठे ये मधुर गीत गाते सुनता है, चलो 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 आज खेलें होली कन्हैया घर, है ना। ये क्या है? छठे अंक में इसका वर्णन किया गया है। इस चिट्ठी में होली पर्व का जिक्र किया गया है। शिव शंभू राजा के प्रतिनिधि कर्जन के साथ होली खेलना चाहता है, किंतु वह कहता है कि होली खेलता तो दूर, माय लॉर्ड के घर जाकर प्रजा की बात नहीं की जा सकती। मतलब अब खेलते हैं वहां जाके, इतना हिम्मत कि आप लॉर्ड कर्जन के घर जाके वहां पर अब होली खेलें? कदापि नहीं, क्योंकि वहां पर दीनहीन की बात नहीं की जाती है। ये क्या है? व्यंग है। प्रजा के मन का भाव वह ना समझता और ना समझना चाहता है। भले ही वो सत्ता में है, लेकिन वो दिल का बहुत ही कठोर इंसान है। इंसान नाम का चीज है ही नहीं, सत्ता में बैठने के बाद सब ऐसे ही हो जाता है जी। इस चिट्ठे में लेखक लॉर्ड कर्जन के 6 साल के कार्यकाल के बारे में बताते हैं। कितने? 6 साल के विषय में बताते हैं कि माय लॉर्ड के शासन के 6 साल हॉलवेल के स्मारक में लाट बनवाने, ब्लैक हॉल का पता लगाने, अख्तर लोने की लाट को मैदानी से उठवाकर वहां विक्टोरिया मेमोरियल हॉल बनवाने, गवर्नमेंट हाउस के आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फुटपाथ और अच्छी सड़कों का प्रबंध कराने में क्या हो जाता है? बीत जाता है। दूसरी दौड़ भी वैसे ही काम में बीत रहा है।
श्री शंभू शर्मा लॉर्ड कर्जन से अपने बारे में कहता है कि वह आपके द्वारा होली खेलने की आशा करने वाला एक ब्राह्मण है और वह आपकी गूंगी प्रजा का एक वकील। 7वें चिट्ठी के रूप में विदाई संभाषण होता है। 7वां में क्या आता है? विदाई संभाषण। विदाई संभाषण जिसका प्रकाशन 2 सितंबर 1905 ईस्वी में होता है ना? 2 सितंबर को किसका? 7वें संभाषण विदाई संभाषण का वर्णन कब होता है? 2 सितंबर 1905 ईस्वी में। 7वां चिट्ठा लॉर्ड कर्जन की विदाई के समय लिखा गया है। कब लिखा गया है? लॉर्ड कर्जन के विदाई जब हो रही थी उस समय विदाई संभाषण लिखा है कि चिट्ठा में मार्मिकता और सहानुभूति के साथ काम की जगह दिखावटी का प्रवृत्ति मजाक उड़ाया गया है। मतलब जब सत्ता से निकलते हैं तो क्या किया जाता है? मजाक ही उड़ाया जाता है। और 7वां बिंदु पर इसका काफ़ी जोरदार से वर्णन किया गया है। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन से कहते हैं, क्या कहते हैं? जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर मुंबई उतरे थे ना, तो आपने इरादा जाहिर कर दिया था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ करना ना पड़ेगा। वह इतने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे, लेकिन आपने ऐसा किया नहीं। मतलब जब सत्ता में बैठी थी तो उन्होंने ऐसा बोला था कि हम सत्ता में आने के बाद ऐसा हम विकसित कर देंगे, विकासशील कर देंगे, जिसके बाद जो भी सत्ता में बैठेंगे उनको कई वर्षों तक उसके विषय में चिंतनीय या सोचनीय काम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा कर दिया, बल्कि इस देश में बेचैनी, अशांति और गरीबी लाचारी लाकर छोड़ दिया। गुप्त जी कहते हैं इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म कर राख पर रखा है। मतलब इतना ज़्यादा धन संपत्ति कमा लिया कि खुद का बिस्तर गर्म कर रखा है और भारतवासियों को गर्म तावे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। खतरनाक व्यंग किया गया है नहीं? भारतवासियों को गर्म तावे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। मतलब जिस प्रकार से एक गर्म तावे पर हम लोग पानी छिड़कते हैं तो कैसे पानी इधर से उधर नाचते हुए वो खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने लॉर्ड कर्जन ने गरीब जनता को नचाया है। बात सही है। आज भी भारत की स्थिति ऐसी ही है। अभी के नेताओं में अपने अपने जेब गर्म करने में लगे हुए रहते हैं। खैर छोड़िए। गुप्त जी कहते हैं माय लॉर्ड, भारतवर्ष में आपका दर्जा ईश्वर और महाराजा एडवर्ड के बाद आप ही का था जी, किंतु कैंसिल में बेकानूनी कानून पास कर और कन्वोकेशनल में वक्रता में देते हुए आपने समय अपना दिवाला निकाल दिया। मतलब इससे पहले जो सत्ता में थे उसके बाद सोचा गया था कि आप बेस्ट करेंगे और आप ही का नाम रहेगा, लेकिन आपने स्वयं इसमें अपना दिवालिया निकलवा लिया। मतलब आपने अच्छा काम ना करके अगले सत्ता के लिए अपना रास्ता खराब कर दिया है। मतलब अपने रास्ते में कांटा बो दिया है। गुप्त जी लॉर्ड कर्जन की तुलना लुटेरा, हिंसक, जालिम और जिद्दी नासीतक के रूप में किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसकी किसकी तुलना करते हैं जी? लुटेरा, हिंसक, जालिम, जिद्दी, नादिर शाह के रूप में 3-4 ऐसी तुलना करते हैं जो कि व्यंग, खतरनाक व्यंग के रूप में दिखाई देता है। इस चिट्ठे में नवरगढ़ नामक स्थान में अपनी विपत्ति के दिन काटने वाले प्रजा हितैषी नर सुल्तान का जिक्र भी करते हैं। नर सुल्तान का भी जिक्र करते हैं। इस 7वें चिट्ठे में गुप्त जी दिल्ली दरबार का जिक्र करते हुए लॉर्ड कर्जन का ओहदा बताते हुए, ओहदा मतलब पद, औकात बताते हुए कहते हैं कि आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी, आपके प्रभु महाराज छोटे भाई और उसके पत्नी चांदी की। देखिए सबका क्या करता है यहाँ पर, एक प्रकार से उपमान नहीं कर सकते हैं कि मतलब उसका नाम देते हैं, है ना? मतलब आपका जो लेडी कुर्सी था वो किसका था? प्रतीक था, सोने की थी। लेकिन आपके महाराज के छोटे भाई और उसकी पत्नी किसकी? चांदी की। आप दाहिने थे, वे बाएं थे। आप प्रथम थे, वे दूसरे थे। इस देश के सब राजा रईसों में अपना सलाम पहले किया और बादशाह के पीछे भाई थे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था। मतलब आपका ये पद था, लेकिन आपने वो अभी रास्ता अपने लिए बंद कर दिया। कहते हैं कि इस चिट्ठी के अंत में लॉर्ड कर्जन से पूछते हैं कि क्या विदाई के समय आप कुछ संभाषण करेंगे? मतलब कुछ बात रखेंगे? क्या आप कह सकेंगे कि आप भागे? होय होय, आप भागे मतलब दुर्भाग्य है। मैंने तुझसे सब प्रकार का लाभ उठाया, तेरी बदौलत यह शान देखी
जो इस जीवन में असंभव है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तेरे बिगाड़ने के कुछ कमी ना की। करने का मतलब है, कहता है कि क्या आप कुछ कर सकते हैं जनता के विषय में, कि देखा मैंने 5 साल आपके राज्य में सत्ता में रही लेकिन आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका। क्या आप इस चीज को बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? ये सब क्या है, उसको एक प्रकार से व्यंग कर रहा है कि कुछ तो बोलिए, शर्म नहीं आ रही है कि इतना साल रहने के बाद भी कुछ नहीं किया। करजन को लिखी 8वें और अंतिम चिट्ठी के रूप में बंग विच्छेद है, ये अंतिम है, इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रकाशन भारत मित्र में 21 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ था। इस 8वें चिट्ठी की शुरुआत में गुप्त जी कहते हैं, गत 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया, मतलब बट गया। पूर्व बंगाल और असम का यह नया प्रांत बनाकर हमारे महाप्रभु माय लॉर्ड इंग्लैंड के महान प्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। गुप्त जी के अनुसार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और जर्नल के लिए अंतिम हर्ष के रूप में था। मतलब जो काम हुआ वही एक खुशी के रूप में दिखाई देता था उस समय। गुप्त जी इस चिट्ठी में लिखा है, बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं वरंज युक्त हो गए। मतलब कहता है कि ये बंग का विच्छेद मतलब एक अलग होने का चित्र या युग, लेकिन बोलते हैं नहीं ये वरंज और ये युक्त हो गए। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्य टुकड़े भी बंग देश के आकर चिपटे जाते हैं। मतलब वरंच का मतलब वरन है ना, वरन भारत के अन्याय टुकड़े भी बंग देश से आकर चिपटे जाते हैं, मतलब सताए जाते हैं। वस्तुतः अंतिम पत्र तक आते आते बाल मुकुंद गुप्त का महारानी विक्टोरिया के 1858 के घोषणा पत्र के प्रति जो सम्मानजनक नजरिया था वह भी समाप्त हो जाता है। मतलब जो थोड़ी मोड़ी इज्जत कमाई थी वो भी लास्ट में समाप्त हो जाती है। और वे कहते हैं वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े ही चाल मात्र है। मतलब जो पढ़ा गया था वो एक प्रकार से क्या कर सकते हैं, चाल थी, साजिश। गुप्त जी का भरोसा अंग्रेजी शासकों के लिए उठ जाता है। वे कहते हैं कि भारतवासियों की जी की यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, मतलब बेकार है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना धोना वृथा है, बेकार है। दुर्बलता की वह नहीं सुनते, मतलब गरीब आदमी के बिल्कुल नहीं सुनते हैं। गुप्त जी ने लॉर्ड कर्जन के इस्तीफा देने और मंजूर हो जाने के बाद भी इस देश में रुककर प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहराना एक ख्याल मात्र तक बताया गया है। क्या है? ख्याल मात्र तक बताया गया है। लॉर्ड कर्जन के 8 चिट्ठी के बाद लॉर्ड मिंटो का स्वागत, क्या है, लॉर्ड मिंटो का स्वागत नामक चिट्ठा और इसका प्रकाशन भारत मित्र में 23 सितंबर 1905 को हुआ था। भारत मित्र में कब हुआ था? 23 सितंबर 1905 को हुआ था। गुप्त जी इस चिट्ठी की शुरुआत में लॉर्ड मिंटो से कहते हैं कि आपको 5 साल तक 30 करोड़ भारतीय जनता के रक्षण पालन, किसे? लॉर्ड मिंटो है ना, 30 करोड़ भारतीय जनता के रक्षण पालन पोषण और शासन करने का भार मिला। आप भाग्य से इस देश की प्रजा में शासक हुए, यहाँ की प्रजा की इच्छा से नहीं। गुप्त जी शासनकाल के आम रस्म पर सवाल खड़ा करते हैं और वह अपने आने वाले शासक के पूर्ववर्ती शासक को परामर्श करता है और जनता से नहीं। मतलब वो दूसरे पर शासक के रूप में परामर्श करता है लेकिन आम जनता को नहीं करता है। गुप्त जी इस देश की दशा की तुलना भूखे बालक से करते हुए कहते हैं कि एक बच्चा माँ से भूख के बारे में रोटी मांगकर उसे परेशान कर रहा था। माँ ने उसे ऊंचाई पर बिठा दिया, बच्चे ने रोटी भूल गया और वह नीचे उतरने का मांग करने लगा। इस बालक की दशा देखकर इस दशा की प्रजा की है। काफी व्यंग्यात्मक, कितनी करारा व्यंग किया गया है, काफी दुख होता है। खैर छोड़िए, ये बात पहले कर्जन के सिलसिले जो 100 की शताब्दी में उठाई गई थी, वे बात लेखक मिंटो में प्रजा और प्रेस्टीज की शब्दावली में उठाई गई है। प्रेस्टीज है ना, एक इज्जत। अगली चिट्ठी गुप्त जी मार्ली साहब के नाम से लिखा है, जिसका प्रकाशन भारत में 16 फरवरी 1907 में होता है। मार्ली साहब है ना, मार्ली साहब को लिखे चिट्ठी की शुरुआत इन शब्दों में होती है, निश्चित विषय या विज्ञ वेरेसु
सधैर्येषु इसका वर्णन होता है। इस चिट्ठी में गुप्त जी मार्ली साहब की प्रशंसा बहाने के अच्छा शासक क्या करते हैं उसको बताते हैं। इस चिट्ठी में गुप्त जी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक बात अब भारतवासियों की जी भली भांति पक्की हो जाती है, मतलब ज्ञात हो जाता है, जानकारी हो जाती है कि उनका भला ना कंजर्वेटिव कर सकते हैं और ना निर्बल। यदि उनका कोई भला होना है तो उन्हीं के हाथ से है, मतलब खुद आम जनता अगर करेगी तभी उनका भला होगा, नहीं तो किसी भी रिपन करजन नेता मंत्री किसी से होने जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब अपने अपने गर्म जेब को भरने में लगे हुए रहते हैं। गुप्त जी मरली साहब को माइलॉर्ड से संबोधित नहीं करते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मरली साहब को क्या करते हैं, माइलॉर्ड से संबोधित नहीं करते हैं। इस बार वे कहते हैं कि आप उपाधि शून्य है, मतलब आप किसी उपाधि देने के योग्य नहीं है, आपको माइलॉर्ड कहकर संबोधित करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष आप इस देश के माइलॉर्ड के माई लॉर्ड हैं, मतलब आप किसी भी उपाधि के योग्य नहीं हैं। इस पत्र में गुप्त जी के उत्तम शासन के लिए 2 बातों को हवाला एक विचारशील पुरुष के सिद्धांत के द्वारा देते हुए कहते हैं। किसी देश का उत्तम शासन लोगों के लिए 2 बातों के किसी होना अति आवश्यक है, या तो शासक साधु बन जाए या साधु शासक नित्य किया जाए, हाकिम हाकिम हो जाए या हाकिम हाकिम बन जाए। मतलब ये एक प्रकार से बोलता है कि जिस प्रकार से कहा जाता है ना कि बदल दो खुद को जमाने के साथ या समय के साथ, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा आपको बदलना पड़ेगा समय के साथ। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से ये व्यंग करता है। वस्तुतः गुप्त जी इस चिट्ठी के माध्यम से इंग्लैंड के कंजर्वेटिव और लिबरल दोनों दलों की भारत के दमन और एकजुटता का दिखाकर स्वाधीनता की लड़ाई की उन्नत चेतना पाठकों तक पहुंचाते हैं। गुप्त जी अगला पत्र का नामकरण आशीर्वाद किया है और जिसका प्रकाशन भारत मित्र 30 मार्च 1907 ईस्वी में होता है। क्या होता है? 1907 ईस्वी में होता था आशीर्वाद नाम से। आशीर्वाद पत्र का आरंभ श्री शंभू शर्मा द्वारा बूटी की धुन लगाने और सील बटे पर भंगर भांग पीसे जाने से होती है। मतलब इसका कहाँ से शुरुआत होती है? बूटी की धुन लगाने और सील बट्टे पर भंगर भांग लगाने से होती है। इस चिट्ठी की घटना शुरू होती है बारिश में अलग अलग प्राणियों की दुर्दशा के वर्णन से लेकर आगे चलकर पत्रकार जेल जाने पर उनकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। इस पत्र में गुप्त जी के बारिश के बहाने यदुवंशी महाराज वासुदेव और नवजात शिशु कृष्ण की भी चर्चा इसमें की गई है। इस पत्र में जेल जाने को गर्व का विषय बताते हुए कहा गया है कि यदि हमारे महाराज और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोष समझें और हमें उसके लिए जेल भेजें तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करना चाहिए। मतलब अगर हम जनता की सेवा करते करते अगर हम जेल जाते हैं तो हमें भगवान या ईश्वर की कृपा समझकर जाना मंजूर है। और जिन हथकड़ियों से हमारे निर्दोष देश बंधुओं को हाथ बंधे उन्हें हेममय आभूषण समझना चाहिए। मतलब अगर हम देश सेवा करते करते हमारे हाथ में अगर हथकड़ियाँ लग जाती है तो उसको हम अपना श्रृंगार समझकर उसको ले लेना चाहिए। आशीर्वाद पत्र के बाद 2 खत मुगल काल के बंगाल शासन शाइस्ता खां की ओर से फुल्लर साहब के नाम लिखे गए हैं। शाइस्ता खां का खत 1 का प्रकाशन भारत मित्र 25 नवंबर 1905 ईस्वी को होता है। और इसके साथ जो ये ज़्यादा अब देखेंगे हम लोग, इसका मुख्य पंक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बाकी इसका ज़्यादा मुख्य बिंदु तो हम लोग देख चुके थे। अब देखते हैं इसका मुख्य कथन। कहता है कि वह देखिए एक मूर्ति है, वह देखिए एक मूर्ति है जो किले के मैदान में नहीं है पर भारतवासियों के हृदय में बनी हुई है ना। ये व्यंग है। अब खुलासा बात यह है कि एक बार शो और ड्यूटी का मुकाबला कीजिए। शो को शो ही समझिए, शो ड्यूटी नहीं। मतलब आपको सत्ता मिली हुई है तो आप सत्ता को सत्ता के रूप में देखिए, गरीब जनता की सेवा के रूप में नहीं। आपने लॉर्ड माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न नहीं देखा है या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है। मतलब आपने जो अभी तक जो सपना दिखाया था
केवल सपना सपना ही रह गया है ना? केवल आपका सपना ही रह गया है, कुछ हकीकत करने योग्य भी है कि नहीं? दूसरा जो है वो श्रीमान का स्वागत की जो उसमें कथन दिया गया है, जो अटल है वह टल नहीं सकता, जो होनहार है वो होकर रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। जो कुछ खुदा देखिए सो लाचार देखना, उपकार का बदलना देना महत्व पुरुषों का काम है। ये सब व्यंग है। अब वैसराय का कर्तव्य, तीसरा बिंदु पर, विद्वान बुद्धिमान और विचारशील पुरुषों के चरण जिस भूमि पर पड़ते हैं वह तीर्थ बन जाते हैं। बात सही है। जो बुद्धिमान जो रहता है, जो विद्वान रहता है ना, जो पुरुष रहता है, उसका भूमि पड़ते ही क्या हो जाता है? तीर्थ बन जाता है। चौथा बिंदु है, पीछे मत फेंकिए। इसमें कहते हैं कि अंग्रेजी बोली में वह अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं? अंग्रेजों की पूरी नकल कर सकते हैं। कंठ तालु को अंग्रेजियों को सदृश बना सकते हैं। और अंग्रेजी, एक भी अंग्रेजी ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तानी के भांति साफ हिंदी बोल सकता है। बात सही है। हम लोग चाहते हैं कि पूरा एकदम फराटेदार, एकदम अच्छी खासी इंग्लिश अंग्रेजी बोले, लेकिन कोई अंग्रेजी है जो कि हिंदी भली भांति बोले? दो बातों में हिंदुस्तानी अंग्रेजी नकल वो बराबर नहीं कर सकते। एक तो वो अपने शरीर के काले रंग को अंग्रेजों की भांति गोरा नहीं बना सकते, और दूसरे अपने भाग्य को उनके भांति रगड़ कर बराबर नहीं कर सकते। एक प्रकार से हिंदुस्तानियों पर व्यंग किया जा रहा है। पांचवा है आशा का अंत। इसमें दिखाता है कि आशा से बांधा हुआ वह संसार चलता है। सही बात है, उम्मीद से चलती है। रोगी रोग से, कैदी कैद से, ऋणी का ऋण से, कंगाल को दरिद्रता से। इसी प्रकार हर एक क्लेशित पुरुष को एक दिन अपने क्लेशित में मुक्त होने की आशा होती है, क्योंकि आज हम मेरा दुख है, कल समाप्त होगी। इसी उम्मीद से आदमी जीता है, रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और होना भी चाहिए। किस्मत पे उस मुसाफिर का खस्ता रोइए, जो थक गया वो बैठ के मंजिल के सामने। गिरा के ठोकर मारना क्या सज्जन और सत्यवादी का काम है? अपनी सत्यवादिता का प्रकाश करने के लिए दूसरे की मिथ्यावादी कहना ही सत्यवादिता का सबूत है। ये कहता है, एक प्रकार से व्यंग करता है, कहता है, सत्य कहता है। माय लॉर्ड, इस देश की प्रजा का जो आप नहीं चाहते वह प्रजा आपको नहीं चाहती। फिर आप इस देश के शासक और एक बार नहीं दूसरी बार शासक हुए। यह विचार कर इस अधबूढ़े भांगड़ ब्राह्मण का नशा किरकिरा हो जाता है। मतलब आपको एक बार नहीं, दो बार मौका मिला, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। आपके ऊपर क्या है? एक प्रकार से करारा व्यंग है, दुर्दशा का प्रतीक है। एक दुर्दशा में कहा गया है कि क्या भारत में ऐसा भी था जब प्रजा लोग राजा के घर जाकर होली खेलते थे और प्रजा मिलकर आनंद मनाते थे? माय लॉर्ड को ड्यूटी का ध्यान दिलाना सूर्य को दीपक दिखाना है। सही बात है। अगर हम प्रजा आपका काम पर ध्यान आपको दिलाएंगे तो कैसे राजा हैं आप, कैसे सत्तावादी हैं? बमुला जिमाने सुल्ताना के रसनाद ई द्वारा की बशुक्रे बादशाह की नजरे मारा गदरा। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है किस निबंध से संबंधित है। विदाई संभाषण कहता है सातवां बिंदु में कि बिछड़न समय बहुत ही करुणा उत्पादक है। मतलब जब जा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है, बड़ा पवित्र, बड़ा निर्मल और कोमल होता है। माय लॉर्ड, जिस देश से पशुओं के बिछुड़ते समय यह दशा होती है, वहाँ के मनुष्य की कैसी दशा हो सकती है, यह अंदाजा लगाना काफ़ी कठिन है। वंग विभाजन में कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र रूपी पानी को रेखा से घिरा हुआ। बात सही है। मार्ली साहब के नाम पर कहते हैं कि हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामना को सुनकर मैं घबराता नहीं। इसका कथन है मार्ली साहब का, हिंदुस्तानी कांग्रेस की कामनाओं को सुनकर मैं घबराता नहीं। जो बातें विलायत को प्राप्त है वह भारत के को सब प्राप्त नहीं प्राप्त हो सकती। ये भी कथन किसका है? मार्ली साहब का है। काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये सिद्ध होती है। आगे थोड़ी सी बची हुई है, कहता है कि अपने साधारण योग्य के परिणाम को सही अपनी प्रसिद्धियाँ बड़ा नहीं हो सकता, वरंच उचित समय पर उचित काम करने पर ही बड़ा बनता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम और जीवन की दृष्टि से। क्या कहता है? अपनी साधारण योग्यता के परिणाम से, मान लीजिए आप साधारण से योग्यता मिल गया, उसका परिणाम से ही आपका बड़ा आदमी नहीं बन सकते हैं, वरंच उचित समय पर उचित काम करने पर आप बड़ा आदमी हैं। राजनीति बड़े बड़े सत्यवादी साहसी विद्वानों को भी गाधा गधी एक बतलाते के बलवानों के बराबर कर देती है। मतलब राजनीति एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे विद्वान को भी गधा गधी एक बतलाने वाले बराबरी कर देते हैं।
राजनीति पुरुष या युक्ति या न्याय के पाबंद नहीं होते हैं, अथवा राजनीति का कुछ ठिकाना नहीं होता है। झूठा है वह हकीम जो लालच से मालके अच्छा कहे मरीज के हाल तबाह को। आपने सिर का तो हमें कुछ गम नहीं, खम न पड़ जाए तेरी तलवार में। लास्ट में भी खतरनाक भयंकर की ये निबंध समाप्त होती है। क्या कहता है, आपने सिर का तो हमें कुछ नहीं, मतलब हम गरीब हैं, जैसे कमाते थे वैसे खाएंगे पिएंगे, जैसे जीवन जीते थे वैसे जीते थे, लेकिन फिक्र आपकी हो रही है कि आपकी तलवार, आपकी धन संपत्ति में कहीं तलवार में क्या खम ना पड़ जाए, मतलब कहीं तलवार जो इतनी तेज थी कहीं वो क्या कहते हैं एक प्रकार से जंग ना लग जाए। तो यहाँ पर ये निबंध समाप्त होती है जो काफ़ी व्यंग है और हम सभी के लिए सीखने योग्य बहुत ही चीज़ें इसमें है। तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।